बोल रहे हैं 11 बजे आते हैं। क्या हाल चाल है? बारिश हो गया ना, बढ़िया ना, बच गए। ऐसा क्या हो गया बारिश में कि आप बच गए? हाँ? अरे शरीर है कि कागज का टुकड़ा है कि गल जाएगा? अजीब हाल, बोलता है बच गए। चलिए, तो दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन और साथ ही साथ पढ़ा भी रहे। हाँ, तो पहले आइए पढ़ते हैं। पढ़ना हम लोग प्रारंभ कर दिए थे। बिहार सचिवालय वाला बैच आएगा हो, रुकिए ना, अक्टूबर फर्स्ट वीक में। हाँ एकदम आएगा, इंटर स्तरीय है ना। हाँ आएगा, आएगा एकदम आएगा, इंटर स्तरीय आएगा, एकदम आएगा। अक्टूबर फर्स्ट वीक में आएगा, अक्टूबर फर्स्ट वीक में। समय बता देंगे हम आपको। अब आपके बैच से तो अलग ही हट करके समय होगा, समझिएगा। दरोगा बैच भी आएगा वो नोटिफिकेशन आने के बाद, ठीक है। ऐसे बिहार एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, पहले ही बैच आएगा, ठीक है। चलिए हटाइए, अब आ जाइए। अब तो क्या पढ़ा रहे थे? विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य ना। चलिए ठीक है, आ जाइए। कल के सेशन में हम आपको विजयनगर साम्राज्य के विषय में पढ़ाए थे। 2 4 5 प्रश्न का आप जवाब दीजिए। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता? जीत का शहर, जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश के शासक? कौन कौन? संगम, सालुब, तुलुब और अराबिड। संगम, सालुब, तुलुब और संगम, सालुब, तुलुब और, क्लियर है? इसके बाद आगे बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत प्रथम शासक कौन हुआ? विजयनगर साम्राज्य के हरिहर, हरिहर प्रथम के बाद बुक्का। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की? मदुरै को जीतकर अपने साम्राज्य में किसने मिला? किसने मिलाया? बुक्का प्रथम, बुक्का प्रथम। चलिए ठीक है, बुक्का प्रथम ने मिलाया। अब आगे समझिएगा, जो बुक्का प्रथम था इसको साहित्यकार और इतिहासकार 3 समुद्रों का स्वामी कहता है। जो बुक्का प्रथम था, बुक्का प्रथम को साहित्यकार और इतिहासकार 3 समुद्रों का स्वामी कहता था। और उसे 3 समुद्रों का स्वामी इसलिए कहता था क्योंकि उनका साम्राज्य पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ था। इसी कारण साहित्यकार बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का स्वामी कहता था। लेकिन बुक्का प्रथम ने महाराज की उपाधि धारण किया था, महाराज। और जो महाराज की उपाधि होता है वो किसी स्वतंत्र शासक की उपाधि नहीं होता है, लेकिन उन्होंने महाराज की उपाधि धारण किया था। साथ ही साथ बुक्का प्रथम अपने वैदेशिक नीति का विस्तार करने को लेकर अपना एक दूत मंडल बुक्का प्रथम ने चीन भेजा था। और फिर बाद के वर्षों में जाकर बुक्का प्रथम का निधन हो गया। बुक्का प्रथम का निधन 1377 ईस्वी में हो गया। और जब 1377 ईस्वी में बुक्का प्रथम का निधन हो गया तो बुक्का प्रथम के निधन के बाद अगला शासक बना आपको हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय, और जो हरिहर द्वितीय है इनका शासन काल है 1377 से 1406। 1377 से 1406 जो है आपको हरिहर द्वितीय का शासन काल है।
हम लोग हरिहर द्वितीय के विषय में बात करेंगे, लेकिन बुक्का प्रथम हम लोग पढ़े थे। बुक्का प्रथम से संबंधित एक दो प्रश्न आप, एक दो पॉइंट आप लिखिए तो नीचे से। बुक्का प्रथम से संबंधित एक दो पॉइंट लिखिए। बुक्का प्रथम से संबंधित एक दो पॉइंट लिखिए, लिखिएगा। कुछ साहित्यकारों ने, जहां तक लिखे थे वहां से आगे पॉइंट, वहां से अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। कुछ साहित्यकारों ने बुक्का प्रथम को तीन समुद्रों का स्वामी बतलाया है, लेकिन उन्होंने महाराज की ही उपाधि धारण की थी। लेकिन उन्होंने महाराज की ही उपाधि धारण की थी। लेकिन उन्होंने महाराज की ही उपाधि धारण की थी। लेकिन उन्होंने महाराज की ही उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट। बुक्का प्रथम ने अपने वैदेशिक नीति को विस्तारित करने हेतु वैदेशिक नीति को विस्तारित करने हेतु अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था। अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था। अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था। अब आगे समझिए, अब आगे आइए, बोर्ड पे आइए। बुक्का प्रथम के बाद संगम वंश में अगले शासक हुए हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय संगम वंश के प्रथम ऐसे शासक हुए जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। महाराजा धीराज परमेश्वर और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम विजयनगर साम्राज्य का शासक हरिहर द्वितीय हुआ। हरिहर द्वितीय ने अपने पिता के साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए कई सारे क्षेत्र जैसे मैसूर, कांची, त्रिचिनापल्ली जैसे क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया।
और हरिहर द्वितीय ने अपना साम्राज्य विस्तार करने को लेकर श्रीलंका पर भी आक्रमण किया। अपना साम्राज्य विस्तार करने को लेकर इन्होंने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और इनके विषय में कहा जाता है कि ऋग्वेद पर टीका लिखने वाले सायन इनके प्रधानमंत्री और इनके सलाहकार हुआ करते थे। सायन इन्हीं के दरबार में जो है आपको रहा करता था। और फिर बाद के वर्षों में जाकर हरिहर द्वितीय का 1406 ईस्वी में निधन हो गया। हरिहर द्वितीय के निधन होने के बाद हरिहर द्वितीय के जो पुत्र थे उनके बीच शासक बनने को लेकर, राजा बनने को लेकर उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ और उस उत्तराधिकारी के युद्ध में अंतिम रूप से जीत हुआ हरिहर द्वितीय के पुत्र देवराय प्रथम का, और इसलिए हरिहर द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका बेटा बना देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम की अगर हम बात करें तो जो देवराय प्रथम है इनका शासन काल है 1406 से लेकर के 1422। 1406 से लेकर 1422 देवराय प्रथम का शासन काल है। देवराय प्रथम जिनका शासनकाल 1406 से 1422 है, जब देवराय प्रथम शासक बना ना तो तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र को लेकर, जब देवराय प्रथम शासक बना तो तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र को लेकर फिर से विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच युद्ध होना शुरू हुआ। और यह युद्ध देवराय प्रथम और बहमनी साम्राज्य के शासक फिरोज शाह बहमन शाह के बीच हुआ। फिरोज शाह बहमन शाह के बीच हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में सोनार की पुत्री का युद्ध कहा जाता है। सोनार की पुत्री का युद्ध कहा जाता है। उस सोनार की पुत्री के युद्ध में देवराय प्रथम की हार हुई। और जब देवराय प्रथम की हार हुई तो इन्होंने फिरोज शाह बहमन शाह के साथ, जो कि बहमनी साम्राज्य का शासक था, उसके साथ देवराय प्रथम ने समझौता किया और अपनी बेटी का विवाह देवराय प्रथम ने फिरोज शाह बहमन शाह के साथ करवाया। अपनी बेटी का विवाह देवराय प्रथम ने फिरोज शाह बहमन शाह के साथ करवाया, ताकि जब वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाएगा तो फिर विवाद और नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संबंध बेहतर नहीं हो पाए। इन्होंने हरिहर और तुंगभद्रा नदी पर कई बांध का निर्माण करवाया, ताकि उससे नहर निकालकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाया जा सके। इसी को लेकर इन्होंने हरिहर और तुंगभद्रा नदी पर कई सारे बांध का निर्माण करवाया। इन्होंने ही पहली बार तुर्की मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल करने का काम किया था। देखिए, जो आपको विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य हुआ करता था। इसमें जो सैनिक हुआ करते थे वह भी हिंदू ही हुआ करते थे। लेकिन पहली बार तुर्की मुस्लिम को अपनी सेना में शामिल करने का काम देवराय प्रथम ने ही किया। और देवराय प्रथम के शासन के अंतिम दिनों में ही इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया, जिसने विजयनगर साम्राज्य को काफी सुंदर, आकर्षक और शक्तिशाली बतलाने का काम किया। और फिर शासन प्रशासन करते हुए देवराय प्रथम का निधन 1422 ईस्वी में हो गया। और देवराय प्रथम के निधन होने के बाद इसका उत्तराधिकारी बना देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय की अगर बात करें तो देवराय द्वितीय का शासनकाल है 1422 से 1446। देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो संगम वंश था, जिस संगम वंश का शासन 1336 से 1485 के बीच रहा है, 1336 से 1485 के बीच जिस संगम वंश का शासन रहा है,
उस संगम वंश के अंतर्गत जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों में संगम वंश के सबसे महान शासक आपको देवराय द्वितीय हुए। संगम वंश के सबसे महान शासक देवराय द्वितीय हुए। इन्होंने गजबेटकर अर्थात हाथी के शिकारी इमादी देवराय जैसी उपाधियां धारण की और इन्होंने भारी संख्या में तुर्की मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल करने का काम किया था और फारस यात्री अब्दुल रज्जाक इन्हीं के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था और फिर शासन प्रशासन करते हुए इनका निधन 1446 में हुआ और इनके निधन होने के बाद इनका उत्तराधिकारी बना मलिक्का अर्जुन, जिसे पुरोढ़ देवराय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद और भी कई सारे शासक बने, लेकिन उन शासकों का कोई खास ऐतिहासिक महत्व नहीं है। फिर संगम वंश के अंतिम शासक की अगर आप बात करेंगे तो संगम वंश के अंतिम शासक बने विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश के अंतिम शासक के तौर पर चर्चा मिलता है आपको विरूपाक्ष द्वितीय का। विरूपाक्ष द्वितीय का नीचे से लिखिए, लिखिएगा हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय 1377 से 1406। हरिहर द्वितीय 1377 से 1406। डैश देकर लिखिएगा। हरिहर द्वितीय हरिहर द्वितीय हरिहर द्वितीय संगम वंश के प्रथम शासक हुए। हरिहर द्वितीय संगम वंश के प्रथम शासक हुए। हरिहर द्वितीय संगम वंश के प्रथम शासक हुए। प्रथम शासक हुए हरिहर द्वितीय संगम वंश के प्रथम शासक हुए जिन्होंने 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 महाराजा धीराज जिन्होंने महाराजा धीराज महाराजा धीराज जिन्होंने महाराजा धीराज जयसी जिन्होंने महाराजा धीराज जयसी उपाधि जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी उपाधि महाराजा धीराज जैसी उपाधि जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण किया। फुल स्टॉप। ऋग उसी में ऋग वेद नहीं तो पॉइंट वाइज लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए। ऋग वेद के सुप्रसिद्ध टीकाकार ऋग वेद के सुप्रसिद्ध टीकाकार ऋग वेद के सुप्रसिद्ध टीकाकार सायन सायन बोर्ड पे लिखा हुआ है देखिए ना। ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध टीकाकार सायन इनके दरबार में रहते थे। ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध टीकाकार सायन इनके दरबार में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करते हुए मैसूर, कांची, तिरुचिनापल्ली
इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करते हुए मैसूर, कांची, त्रिचिनापल्ली, इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करते हुए मैसूर, कांची, त्रिचिनापल्ली जैसे क्षेत्रों को, इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करते हुए मैसूर, कांची, त्रिचिनापल्ली जैसे क्षेत्रों को, त्रिचिनापल्ली जैसे क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, अपने साम्राज्य में मिलाया। फुल स्टॉप। इन्होंने, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करने हेतु श्रीलंका पर भी आक्रमण किया, श्रीलंका पर भी आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट, हरिहर द्वितीय की मृत्यु, हरिहर द्वितीय की मृत्यु 1406 ईस्वी में हो गई। हरिहर द्वितीय की मृत्यु 1406 ईस्वी में हो गई। तत्पश्चात उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। तत्पश्चात उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ जिसमें देवराय प्रथम की जीत हुई। जिसमें देवराय प्रथम की जीत हुई। आगे हेडिंग मारिएगा देवराय प्रथम। देवराय प्रथम देवराय प्रथम। देखिए यहां पर एक बात हम आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। एक कोई मूवी ही देखे थे, ठीक है, अब एग्जैक्ट याद नहीं है, पहले का एक बात ध्यान में आ रहा है, और आगे बिहार पुलिस का परीक्षा है, इसलिए ये बात जो है हम आपको बोलना चाहते हैं, ये संदेश हम आपको पहुंचाना चाहते हैं। मूवी में ये था कि जो है जैसे क्या होता है कि विद्यार्थी सब में क्या होता है, जैसे परीक्षा का अंतिम दिन होता है ना, तो जिस रोज परीक्षा होना होता है उससे 2, 4, 5 रोज पहले बहुत पढ़ता है, समझे। तो ऐसा होता है, तो अब जो नायक होता है और नायक के जो पिताजी होते हैं, तो नायक और नायक के पिता, हीरो और उसके बाप के बीच, हीरो और उसके पिता के बीच, हीरो और उसके फादर के बीच वार्तालाप होता है। उसमें जो है नायक जिसका परीक्षा होता है एक दिन पहले, कल परीक्षा है, आज एकदम रट्टा मार रहा है, उससे पहले कभी पढ़वे नहीं करता था, तो उसका बाप जो है उसको समझाया, एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, इस एक दिन के पढ़ाई से रिजल्ट नहीं हो सकता है, आप उस एक दिन में नहीं भी पढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा, समझिए कुछ नहीं होगा,
क्योंकि कंपटीशन की तैयारी हम भी किए हैं, हम भी परीक्षा दिए हैं। तो लास्ट डे में क्या होता है, ई पढ़ रहे हैं तो दिमाग में आएगा ऊ छूटा हुआ, ऊ पढ़े, फिर ऊ पढ़ रहे हैं तो दिमाग में तीसरा चीज ऊ छूटा हुआ है, ऊ पढ़े। अब जिसको सिलेबस मालूम होगा उसको पता चलेगा कि हाँ ई पढ़ रहे हैं तो ऊ छूटा हुआ, ऊ पढ़ रहे हैं तो ऊ छूटा हुआ है। और जिसको सिलेबस से कंपटीशन का मालूम ना है उसको तो कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या छूट रहा है, समझे। तो ऐसा मेरे साथ भी होता था। तो हम आपको यहां पर यह संदेश देना चाहते हैं, यहां पे 2-3 संदेश देना चाहते हैं। एक बात तो यह, परीक्षा से एक दिन पहले अगर आप सच में विद्यार्थी हैं, परीक्षा से एक दिन पहले एकदम कूल रहिए, समझे। एकदम हजारों डाटा को अपने दिमाग में मत जाने दीजिए, आपके पुराने सभी कंसेप्ट को गड़बड़ कर देगा। जैसे नॉर्मल आप पढ़ते हैं वैसे ही परीक्षा से एक दिन पहले भी पढ़िए, नॉर्मल जैसे पढ़ते वैसे ही पढ़िए, और साल भर नहीं पढ़े, 364 दिन नहीं पढ़े, हाँ एक दिन पढ़ के आप परीक्षा कबार लीजिएगा, ऐसा पॉसिबल है? कभी नहीं, समझे, कभी ये पॉसिबल नहीं है, समझे। तो इसलिए सामान्य दिनों में पढ़ाई करें ताकि परीक्षा के अंतिम दिन में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना आपको ना करना पड़े। एक संदेश हम आपको ये देना चाहते हैं। और आजकल जो है एक चलता है महा मैराथन, समझिए, महा मैराथन, जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, उस सबसे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, ठीक है। आप जो कहिएगा बहुत ज्यादा फायदा होता है, उस सबसे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। उस सबसे भी आपको फायदा तब होगा जब आप परीक्षा से 15-20 दिन पहले पढ़िएगा। तब परीक्षा के दिन महा मैराथन देख करके जाइएगा, 1000-2000 क्वेश्चन, उसमें क्या सब दाल भात चोखा खिचड़ी अचार पापड़ मिल जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा, समझे, कहीं का नहीं रह पाइएगा। तो इस सब से देखिए, महा मैराथन आई शॉर्ट ट्रिक से सफलता नहीं मिलता है। सफलता के लिए हमेशा आपको लंबी मार्ग तय करना होगा, और सफलता के लिए आपको 365 दिन पढ़ना होगा। एक दिन पढ़ने से सफलता नहीं मिलता है, समझ गए। सफलता के स्वाद को तो हमने भी चखा है, तो एक दिन पढ़ने से सफलता नहीं मिलता, इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन आजकल है, ताली मत बजाइए, है ताली मत, है ताली, यही ना आप लोग तब बढ़िया बढ़िया बात नहीं बोलते हैं हम, ठीक है, ताली उली आप लोग बजाने लगते हैं। तो सफलता के स्वाद को चखना है ना, तो डेली थोड़ा थोड़ा मेहनत कीजिए, डेली थोड़ा थोड़ा मेहनत कीजिए, एक ना एक दिन बहुत बेहतर बन जाइएगा, सफल हो जाइएगा। इस आलतू फालतू अक्कर चक्कर में ना पड़े। और देखिए कलयुग है, समय के अकॉर्डिंग आपको बदलना होगा, समय के अकॉर्डिंग बदलना होगा, आपको समय के अकॉर्डिंग एकदम बदलना होगा। साम दंड भेद हर चीज का प्रयोग करना होगा जीवन में सफल होने के लिए। अभी के समय में, अभी के युग में यही सत्य है। और अगर आप अभी इस घोर कलयुग में राजा हरिश्चंद्र बन के रहिएगा ना, आपका कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व आपका नहीं है। इसलिए राजा हरिश्चंद्र बनने का जरूरत ना है, बहती गंगा में हाथ धोने से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, देवराय प्रथम, देवराय प्रथम, आगे लिखिए, आगे लिखिए। हे भगवान, लिखिए, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के शासक बनते ही, 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 शासक बनते ही तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र को लेकर, 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 तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र को लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष होना शुरू हुआ।
विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष होना शुरू हुआ। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष होना शुरू हुआ। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष होना शुरू हुआ। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष होना शुरू हुआ। यह संघर्ष विजयनगर के शासक देवराय प्रथम, यह संघर्ष विजयनगर के शासक देवराय प्रथम, यह संघर्ष विजयनगर के शासक देवराय प्रथम, विजयनगर के शासक देवराय प्रथम, विजयनगर के शासक देवराय प्रथम और बहमनी के सुल्तान फिरोज शाह बहमन शाह, 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 फिरोज शाह बहमन शाह के बीच हुआ। के बीच हुआ। दोनों के बीच हुए युद्ध को सोनार की पुत्री का युद्ध कहा जाता है। दोनों के बीच हुए युद्ध को सोनार की पुत्री का युद्ध कहा जाता है। दोनों के बीच हुए युद्ध को सोनार की पुत्री का युद्ध कहा जाता है। दोनों के बीच हुए युद्ध को सोनार की पुत्री का युद्ध कहा जाता है। दोनों के बीच हुए युद्ध को सोनार की पुत्री का युद्ध कहा जाता है। फुल स्टॉप। इस युद्ध में देवराय प्रथम की हार हुई। इस युद्ध में देवराय प्रथम की हार हुई। हार हुई। तत्पश्चात देवराय प्रथम ने इस युद्ध में देवराय प्रथम की हार हुई। तत्पश्चात देवराय प्रथम ने इस युद्ध में देवराय प्रथम की हार हुई। तत्पश्चात देवराय प्रथम ने देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमन शाह के साथ करवाया। अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमन शाह के साथ करवाया। अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमन शाह के साथ करवाया। अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमन शाह के साथ करवाया। अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमन शाह के साथ करवाया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। देवराय प्रथम ने हरिहर नदी और तुंगभद्रा नदी के तट पर देवराय प्रथम ने हरिहर नदी और तुंगभद्रा नदी के तट पर देवराय प्रथम ने हरिहर नदी और तुंगभद्रा नदी के तट पर देवराय प्रथम ने हरिहर नदी और तुंगभद्रा नदी के तट पर देवराय प्रथम ने हरिहर नदी और तुंगभद्रा नदी के तट पर तुंगभद्रा नदी के तट पर बांध बनवाया। बांध डैम बांध बनवाया ताकि नहरों के माध्यम से किसानों को
सिंचाई सुविधा, ताकि नहरों के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा, ताकि नहरों के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाया जा सके, उपलब्ध करवाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, देवराय प्रथम ने ही सर्वप्रथम देवराय प्रथम ने ही सर्वप्रथम तुर्की मुसलमानों को 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 अपनी सेवा में शामिल किया। सेवा ठीक है, सेना भी ठीक है, दोनों बात ठीक है। सेना में शामिल सेवा करने के लिए ही ना किया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बात ठीक है। सेवा लिखा दिए वो भी ठीक है, सेना लिखा दिए वो ठीक है। तुर्की मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल किया या सेवा में शामिल किया, तुर्की मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल किया या सेवा में शामिल किया। नेक्स्ट, देवराय प्रथम के शासन के अंतिम दिनों में 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 इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। आगे हेडिंग मारिएगा देवराय द्वितीय 1422 से 1446। 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 लिखिए, लिखिए, संगम वंश का सबसे महान शासक, संगम वंश का सबसे महान शासक संगम वंश का सबसे महान शासक संगम वंश का सबसे महान शासक देवराय द्वितीय हुआ। संगम वंश का सबसे महान शासक देवराय द्वितीय हुआ। इन्होंने भारी संख्या में तुर्की मुसलमानों को
इन्होंने भारी संख्या में तुर्की मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल किया। अपनी सेना में शामिल किया। देवराय द्वितीय ने नेक्स्ट पॉइंट, देवराय द्वितीय ने नेक्स्ट पॉइंट, देवराय द्वितीय ने गजबेटकर यानी हाथी का शिकारी, देवराय द्वितीय ने गजबेटकर यानी हाथी का शिकारी तथा इमादी देवराय जैसी उपाधि धारण किया। नेक्स्ट पॉइंट, तेलुगु विद्वान श्रीनाथ, नेक्स्ट पॉइंट, तेलुगु विद्वान श्रीनाथ कौन पुस्तक लिखा था जी? ये कोई पुस्तक लिखा था, हड़विलासम। तेलुगु विद्वान श्रीनाथ जिन्होंने हड़विलासम, तेलुगु विद्वान श्रीनाथ जिन्होंने हड़विलासम नामक साहित्य की रचना की थी। तेलुगु विद्वान श्रीनाथ जिन्होंने हड़विलासम नामक साहित्य की रचना की थी, देवराय द्वितीय के दरबार से ही संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट, देवराय द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार देवराय द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार गुलबर्गा कर्नाटक में, गुलबर्गा से। देवराय द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार गुलबर्गा कर्नाटक में, गुलबर्गा से सिलोन श्रीलंका तक। देवराय द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार गुलबर्गा से सिलोन तक और ओडिशा से मालाबार तक। ओडिशा यहां है, मालाबार केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। देवराय द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार गुलबर्गा से यानी उत्तर में गुलबर्गा से, दक्षिण में सिलोन और पूरब में ओडिशा से पश्चिम में मालाबार तट। देवराय द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार गुलबर्गा से सिलोन तक और ओडिशा से मालाबार तट तक, ओडिशा से मालाबार तट तक किया। देवराय द्वितीय के समय में ही फारस यात्री, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट,
देवड़ा द्वितीय के समय में ही, देवड़ा द्वितीय के समय में ही, देवड़ा द्वितीय के समय में ही फारस यात्री अब्दुल रज्जाक, देवड़ा द्वितीय के समय में ही फारस यात्री अब्दुल रज्जाक, देवड़ा द्वितीय के समय में ही फारस यात्री अब्दुल रज्जाक, देवड़ा द्वितीय के समय में ही फारस यात्री अब्दुल रज्जाक, फारस यात्री अब्दुल रज्जाक, देवड़ा द्वितीय के समय में ही फारस यात्री अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। आया था, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। देवड़ा द्वितीय का निधन 1446 ईस्वी में हो गया। देवड़ा द्वितीय का निधन 1446 ईस्वी में हो गया। देवड़ा द्वितीय का निधन 1446 ईस्वी में हो गया। देवड़ा द्वितीय का निधन 1446 ईस्वी में हो गया। उसका उत्तराधिकारी मल्लिका अर्जुन बना। 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 मल्लिका अर्जुन बना, जिसे प्रोढ़ देवराय, उसका उत्तराधिकारी मल्लिका अर्जुन बना, जिसे प्रोढ़ देवराय, मल्लिका अर्जुन बना, जिसे प्रोढ़ देवराय, जिसे प्रोढ़ देवराय, जिसे प्रोढ़ देवराय, अरे लिखा हुआ है बोर्ड पे महाराज, जिसे प्रोढ़ देवराय कहा जाता है, जिसे प्रोढ़ देवराय कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि उसी में, उसी लाइन में, लेकिन ध्यान रहे कि देवराय द्वितीय के निधन होते ही, लेकिन ध्यान रहे कि देवराय द्वितीय के निधन होते ही लेकिन ध्यान रहे कि देवराय द्वितीय के निधन होते ही, देवराय द्वितीय के निधन होते ही संगम वंश का पतन होना शुरू हो गया। संगम वंश का पतन होना शुरू हो गया। संगम वंश का पतन होना शुरू हो गया। इस वंश के अंतिम शासक, 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 अंतिम शासक, इस वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक विरूपाक्ष, विरूपाक्ष, विरूपाक्ष लिख देते हैं, विरूपाक्ष द्वितीय हुआ। इस वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय हुआ। इस वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय हुआ। संगम वंश खत्म हुआ, यानी विजयनगर के अंतर्गत जो 4 राजवंश है संगम वंश, उसमें संगम वंश खत्म हुआ। अब सालूब और तुलुब और अराबिडू वंश को देखेंगे, ठीक है। सालूब वंश का कोई महत्व न है, तुलुब वंश का महत्व है, और तुलुब वंश से ही संबंधित है कृष्णदेव राय। विशेष तौर पर जानते हैं इस चैप्टर में कृष्णदेव राय का महत्व है, समझ गए। तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज जितना बताए हैं, लिखाए हैं, समझाए हैं, उसको एक बार आप पढ़ लीजिए। तो उसको एक बार पढ़िए, आप जल्दी पढ़िए, 1 मिनट में याद करवाएंगे।
पढ़िए, पढ़ने बोले ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी पढ़िए, ऐसा थोड़े आपको नहीं बोले हैं पढ़ने, आप भी पढ़िए, पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए, पढ़िए जल्दी, नहीं पढ़े तो पढ़िए। पढ़ लिए, पढ़ लिए जी। आइए तो अब याद करते हैं, बोर्ड पे आइए। संगम वंश के किस शासक ने अपना दूत मंडल चीन भेजा था? बुक्का, यानी बुक्का प्रथम नहीं लिखा हुआ है तो एकदम अजीब हाल है महाराज, ऐसे कैसे होगा? है ऐसे होगा? नहीं होगा, भारी दिक्कत है, बहुत दिक्कत। अरे आप समझिए कि हम आपको पहले लेक्चर दिए, फिर लिखाए, फिर बोले पढ़ने के लिए, 3 दफा तो हो गया, और उसके बावजूद भी जो है आप लोग ऐसे करते हैं तो फिर दिक्कत है, भारी दिक्कत है महाराज। ठीक है, चलिए आइए। पता नहीं आप लोग कौन मिट्टी के बने हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपना दूत मंडल चीन भेजा? बुक्का, बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को 3 समुद्रों का स्वामी कहा जाता? बुक्का। 3 समुद्रों का स्वामी किसे कहा जाता? 3 समुद्रों का स्वामी। किसने अपना दूत मंडल चीन भेजा? बुक्का। प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? कौन बना? संगम वंश के प्रथम शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण। ऋग प्रसिद्ध के ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध टीकाकार सायन किसके दरबार में, सायन किसके दरबार में रहता? श्रीलंका पर आक्रमण किसने किया था? किसने किया था? मैसूर, कांची, त्रिचिनापल्ली को जीतकर किसने मिलाया अपने साथ? किसने मिलाया? अच्छा, इसके बाद जो हरिहर द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? हरिहर द्वितीय का उत्तराधिकारी। और आगे बताइएगा, हरिहर नदी और तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनवा? तुर्की मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल किसने? देवराय प्रथम और बहमनी साम्राज्य के किस सुल्तान के बीच सोनार के पुत्री का युद्ध हुआ? फिरोज शाह बहमन शाह, फिरोज शाह बहमन शाह, सोनार के पुत्री का युद्ध। देवराय प्रथम और फिरोज शाह बहमन शाह, सोनार के पुत्री का युद्ध किसके बीच हुआ है? फिरोज शाह बहमन शाह और देवराय प्रथम। इसके बाद निकोलो कांटी किसके समय आया था? देवराय प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? संगम वंश का सबसे महान शासक। गजबेटकर की उपाधि किसने धारण की? इमादी देवराय की उपाधि किसने धारण? किसने अपने साम्राज्य को गुलबर्गा से सिलोन, ओडिशा से मालाबार तक विस्तृत? किसने? तेलुगु विद्वान श्रीनाथ किसके दरबार में रहता था?
किसके दरबार में रहता था? फारस यात्री अब्दुल रज्जाक किसके समय विजयनगर साम्राज्य किया? तो देवराय 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 द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? कौन बना? कौन बना? प्रोढ़ देवराय किसे कहा जाता है? प्रोढ़ देवराय किसे कहा जाता है? आए? और संगम वंश के अंतिम शासक? अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। क्लियर है? चलिए देखिए, अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन। और आज से जो है शाम में 7:30 से 9 में वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो गया है, क्वेश्चन आंसर करवाना बाकी है। क्वेश्चन आंसर करवाने में आप जानबे करते हैं हमको कितना मन लगता है, समझ गए? हर बैच में क्वेश्चन आंसर पीछे ही है, ठीक है? हर बैच में, फाउंडेशन बैच हो, टारगेट बैच हो, पता नहीं क्वेश्चन आंसर करवाने में हमको अच्छे नहीं लगता है, समझ गए? तो सोचे क्या है जानते हैं? क्वेश्चन आंसर का जो है ना वीडियो बना ले बढ़िया से, समझ गए? हर बैच में वीडियो ही दे दे, समझे? करवाने में बड़ी दिमाग खराब हो जाता है। क्लास में जानते हैं अब क्वेश्चन आंसर में एक का बी होगा, दो का सी होगा, बड़ी वो लगता है। क्वेश्चन आंसर में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करवाने में, फिर 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करवाते हैं, उसमें खूब मजा आता है। लेकिन इसमें जब पढ़ाईले हैं तो एक का बी, दो का सी, तीन का डी करवाने में बड़ी आफत लगता है हमको, समझे? लेकिन सोच रहे हैं, अभी हुआ न है, सोच रहे हैं कि समय निकाल करके पूरे ऑब्जेक्टिव का जो है ना विस्तार पूर्वक डिस्कशन करवा करके उसका वीडियो बना ले और फाउंडेशन बैच में पढ़ाएं, और जो है बच्चा को वीडियो ऑब्जेक्टिव का दे दे। ये सोच रहे हैं, इससे थोड़ा सा टाइम भी बचेगा, समझ गए? ये बात है, तो देख रहे हैं, समझे? तो अब टाइम मिलेगा, टाइमों नहीं मिलता है महाराज, टाइमिंग का बड़ी किल्लत हो जाता है, समझे? आइए क्वेश्चन आंसर पे। अब तो आज से वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू हो रहा है, 5 से 7 बैच, 7 से 9 में तो ऐसे ये भीड़ है, ठीक है? जो 5 से 7 बैच के बच्चा ऊपर चल जाइएगा, जगह होगा तो बैठ के पढ़ लीजिएगा। जिनके पास समय है, जो पढ़ना चाहते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, 5 से 7 बैच के बच्चा, स्पेशली 5 से 7 बैच का बच्चा ही बोल रहे हैं, ई क्लासरूम खाली करके ऊपर जाना है, ठीक है? ऊपर में बैठ करके पढ़ना है। जो 7 से 9 बैच का लड़का होगा वो ना नीचे में बैठ के पढ़ेगा, समझ गए? आप ही सब बैच में और नीचे में बैठ के पढ़िएगा तो दिक्कत बात ना है। तो आज से वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं उस बैच में, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है पढ़ना है जिसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन यही शर्त है, ऊपर जाना है, ठीक है? और नहीं तो फिर भगा देंगे, ठीक है? नहीं, लड़की लोग नीचे ही में रहेगी। आइए, ये हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक। आगे आइए, ये का बी, दो का सी करवाने में बड़ी दिमाग खराब हो जाता है मेरा, समझे? डिस्कशन भी बढ़िया से हो तो थोड़ा ठीक लगता है, संतुष्टि नहीं मिलता है, ठीक है? करवा देते लेकिन संतुष्टि नहीं मिलता है, ठीक है? आइए, करवाना जरूरी है, ठीक है? करवाना जरूरी नहीं रहता, थोड़े करवाते, ठीक है? आइए, अब विस्तार पूर्वक करवाने लगेंगे तो आप सोच लीजिए 50 क्वेश्चन में 2 घंटा लगता है, डेली टेस्ट में 350 क्वेश्चन है, 400 क्वेश्चन है, कितना टाइम लगेगा सोच लीजिए, समझे? 6 रविवार को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को कौन से पद पर नियुक्त किया था? नायब बारबक। नायब, बहुत सारा बिना पढ़ाया हुआ क्वेश्चन भी है और बेहतरीन क्वेश्चन सब है, ये सब पूछा जा सकता है, बड़ी खोज खोज के क्वेश्चन दिए हैं, समझ गए? इतना शानदार कलेक्शन किसी का नहीं है, इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए, समझ गए? नायब बारबक, नायब बारबक। सी डी दोनों हो सकता है, जो पहले है उसको मारिए ना, समझिए? जो पहले है उसको मारिए। रतन नाम के हिंदू को किसके शासन काल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन पहला मुस्लिम शासक या सुल्तान था जिसने होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लिया? नहीं बताएं। मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, हम आपको यही कहेंगे, हमेशा कहते हैं, जितना आपके कॉपी में दे रहे हैं, जितना ऑब्जेक्टिव में दे रहे हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट है वनडे परीक्षा के लिए। आप इधर उधर नहीं करें, जितना आपके कॉपी में है, जितना ऑब्जेक्टिव में है, उसी का बार बार रिवीजन करते रहे, रिवीजन करते। इधर उधर करने से बेहतर है, देखिए एक बात को आप समझिए, 72 बुक पढ़ने से बेहतर है कि एक बुक को 72 बार पढ़े। समझ गए? तो जो आपको दिए हैं प्राचीन में या मध्यकालीन में जो दे रहे हैं, उसी को आप बार बार पढ़े, बार बार रिवीजन करते रहे, देखिएगा परीक्षा में बहुत बेहतर करके आइएगा। इधर उधर कीजिएगा तो फिर भारी दिक्कत है, समझे? दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या सहदास माना था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने कहा था मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है, यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता है? वह सरदर्द ठीक करता है तो तदुपरांत बुखार हो जाता है, और वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक। उसके समय में जो है विद्रोह जो हो रहा था ना, मोहम्मद बिन तुगलक एगो विद्रोह दबा करके आता था, दूसरा शुरू हो जाता था, कहीं दूसरा दबा के आता था, तीसरा शुरू हो जाता था, तीसरा दबा के आता था, चौथा शुरू हो जाता था। उसी को लेकर मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय, अपने शासनकाल, अपने साम्राज्य के विषय में यह कहा कि माथा दर्द ठीक करते हैं तो बुखार हो जाता है, बुखार ठीक करते हैं तो पेट दर्द हो जाता है। समझ गए? मोहम्मद बिन तुगलक। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? व्यवहारिक राजनेता नहीं था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक की चारों योजनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले क्या किया था? द्वार क्षेत्र में कर वृद्धि ना 1325, राजधानी परिवर्तन 1326-27, खुरासान अभियान 1330-31, सांकेतिक मुद्रा 1329-30, 1329-30। ठीक है, तो 2143, 2143 आंसर डी होगा, 2143 डी होगा। जानते ही परीक्षा का बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन है परीक्षा का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसको आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा था। हाँ, रहा था, क्योंकि दिल्ली में जो है आपको एक बीमारी फैल गया था, समझ गए? उसी से बचने के लिए उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। हाँ, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन में देखिए, सामान्य तौर पर किसी भी बुक में देखेंगे तो जो क्वेश्चन रहेगा ई ऑप्शन रहता है ए में, ए वाला ऑप्शन रहता है बी में। हम थोड़ा उलट पुलट कर दिए, थोड़ा भाषा में परिवर्तन कर दिए हैं, समझ गए? इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन, क्योंकि जनता को परेशान न करते रहता था जी, जनता इससे बड़ी परेशान रहता था, समझे? कभी ले गया दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी से दिल्ली, समझ गए? कुछो कुछो करते रहता था, ये परेशान आत्मा, ये अपने परेशान आत्मा था, समझ गए? और दूसरे को भी परेशान करते रहता था। और जानते हैं ये जो क्वेश्चन है इसमें सही आंसर कोनो है ये न है। मोहम्मद बिन तुगलक का कब शाही शिविर में राज्याभिषेक हुआ था? 23 मार्च 1351, 23 मार्च 1351। तो 23 मार्च किसी ऑप्शन में है ये ना है, ऑप्शन ए को बनाइए, 23 मार्च 1351, 23 मार्च 1351 बनाइए और यही सही उत्तर होगा। 23 मार्च 1351 बनाइए और यही सही उत्तर होगा। नीचे विभागों की सूची दी गई है, इनमें किसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की है? दीवाने खैरात यानी दान विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक किया है? हाँ किया है। दीवाने बंदगान दास विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक किया है?
दीवाने बंदगान मतलब दास विभाग, हाँ दास विभाग का गठन किया है। दारुल सफा, दारुल सफा मतलब अस्पताल, अस्पताल का निर्माण किया है, हाँ किया है, किया है। देखिए प्राचीन काल में अस्पताल का निर्माण अशोक ने किया और दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक ने किया। तो दारुल सफा नामक अस्पताल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था, यह बात सही है। रोजगार कार्यालय, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए रोजगार कार्यालय का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था, मतलब यह भी क्या है, सही है। आंसर 1, 2, 3 और 4। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस एक दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार है, हो तो गया ये, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। क्या था? एक खैराती अस्पताल। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दान विभाग का निर्माण किया था। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात नामक दान विभाग का निर्माण किया ताकि अनाथ स्त्री, विधवा और लड़कियों की सहायता की जा सके। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया? फिरोज शाह तुगलक। हके सर्ब नामक सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया था। उत्पादन का 1/10 भाग सर्ब कर लगाया जाता था सिंचाई पर। हके सर्ब या सर्ब सिंचाई पर लगाया जाने वाला कर था। उत्पादन का 1/10 भाग लिया जाता था। उत्पादन का 1/10 भाग। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? फिरोज शाह। सिर्फ यही ना ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाए, इसके अलावा कोई ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? ना इसके पहले ना इसके बाद, सिर्फ यही तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा? फिरोज शाह तुगलक। वह कौन शासक था जिसने एक सैनिक निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए एक सिक्का दिया था? फिरोज शाह तुगलक। यह ऐसा सुल्तान था घूस को बढ़ावा देता था, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता था। समझ गए? याद रखिएगा, पढ़ाने वक्त नहीं पढ़ाए थे, क्वेश्चन में है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित किस सुल्तान के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया था उसरी भूमि से। उसरी भूमि से। फिरोज तुगलक ने जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया था। हां, जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया था, सही बात है। जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसको फिर से शुरू करने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था? सबसे अधिक गुलाम था फिरोज शाह तुगलक के दरबार में 1,80,000 गुलाम था। गुलामों का बड़ी शौकीन था और गुलामों की देखरेख हेतु दीवाने बंदगान नामक दास विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कौन दासों का शौकीन था? फिरोज शाह तुगलक।
दासों के देखभाल हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? दीवाने बंदगान। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की प्रतीक नहीं ना जी, घोड़ा दागने की पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। नहीं, आरिज विभाग की स्थापना बलबन ने किया था, जो एक सैन्य विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे ना, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चचेरा भाई बैठा, चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक बैठा, चाचा नहीं बल्कि चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। जब एबीसी गलत है तो सही कौन हो जाएगा? डी। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। हां, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया था। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं, अंततः पुनर्निर्माण किया गया था किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक। जानते हैं कुतुब मीनार 4 मंजिला था, 5वां मंजिल यही जोड़ा था, मरम्मत करवाया और 5वां मंजिल भी इन्होंने ही जोड़ा, फिरोज शाह तुगलक ने। आज जिस रूप में आप कुतुब मीनार को देखते हैं वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही पुनर्निर्मित कुतुब मीनार है। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे। खुतबा क्या होता है जानते हैं? शुक्रवार, मुसलमानों के लिए शुक्रवार का दिन काफी पवित्र होता है। देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोग कभी मस्जिद जाकर नमाज पढ़े या ना पढ़े, लेकिन शुक्रवार को निश्चित तौर पर जाकर के पढ़ता है जो सच्चा मुसलमान होता है, ऐसा कहा जाता है, जो भी हो। ठीक है, तो जो आपको सुल्तान होता था, सुल्तान जो है जब नमाज अदा करता था विशेष तौर पर शुक्रवार को, विशेष तौर पर जब शुक्रवार को सुल्तान नमाज अदा करता था तो अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से जो है नमाज अदा करने का जो काम किया करता था उसी को खुतबा पढ़ना कहा जाता था। और फिरोज शाह तुगलक ने जो खुतबा पढ़वाया था उसमें अपने पूर्वज सभी सुल्तानों का नाम लेने का काम किया करता था, सिवाय कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर, सिवाय कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर। तो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर तथा फिरोजपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था? फिरोज शाह। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जोना खां के याद में जौनपुर नामक नगर को बसाया था, और जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है, पूर्व का सिराज कहा जाता है। किस शहर को सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है? सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज दोनों एक ही बात है। तो जौनपुर शहर को सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है, जौनपुर शहर को सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्न में से किस सुल्तान को अद्धा एवं बिख नामक 2 सिक्के चलाने का श्रेय जाता है? अद्धा और बिख नामक 2 सिक्का चलाने का श्रेय जाता है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक को जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग डेली बेसिस पर पढ़ते हैं? मतलब डेली जितना मैथ पढ़ते हैं क्लास में उसका रिवीजन करते हैं घर पे? देखिए, अगर नहीं करते हैं तो कीजिए। मान लीजिए कि आप किसी भी टीचर के पास मैथ पढ़ते हैं, आज टीचर जो पढ़ाया उसका आज रिवीजन कीजिए। आज जितना बताया टीचर उसको फिर से एक बार बनाइए आज, और जो होमवर्क टीचर दिया उसको फिर से बनाइए, उसको बनाइए एक बार। जीएस में भी जितना आज पढ़ाया गया उसका एक बार घर पे जाके रिवीजन करना है, तब सोना है। समझ गए? सेम डे में रिवीजन करने का आदत अपने भीतर विकसित कीजिए, तब आप बेहतर विद्यार्थी बन पाइएगा। अगर सेम डे में रिवीजन करने का आदत आपके भीतर नहीं है, आप बेहतर विद्यार्थी नहीं, आप गंदा विद्यार्थी हैं। समझ गए? तो बेहतर विद्यार्थी बनने के लिए सेम डे में रिवीजन जरूरी है, और सप्ताह में रविवार को छुट्टी होता है, रविवार को रिवीजन जरूरी है। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। इस बात को दिल दिमाग में बैठाइए। पर डे रिवीजन कीजिए, हर सूरत में पर डे रिवीजन कीजिए, जितना पढ़ाया गया सेम डे में। और उसके बाद जो है रविवार को पूरे सप्ताह में पढ़ाई गई चीजों का रिवीजन कीजिए। ये 2 चीज का विकास अपने अंदर कीजिए अगर आप बेहतर विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो। अगर नहीं बनना चाहते, नालायक, निकम्मा, बेहया रहना चाहते हैं, तो जैसे चल रहा है जीवन चलने दीजिए।
राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने की प्रथा किसने शुरू की थी? फिरोज शाह तुगलक ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू मां से हुई थी? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1388। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान कौन बना था? गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? नासिरुद्दीन महमूद के समय। नासिरुद्दीन महमूद के समय। तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, इससे आगे मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा।